बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, एमडी कैट के सिलसिले में अब हम अपना नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट में बच्चों हमने डिस्कस करना है 3 मेजर टॉपिक्स। पहला इसमें हम देखेंगे गैशियस एक्सचेंज, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्रांसपोर्ट और उसके बाद लास्ट हमने इम्यूनिटी को डिस्कस करना होगा। तो सिस्टमेटिकली इसको हम लेकर जाएंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज, जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यानी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, डिफरेंट लेवल्स होते हैं लाइफ के। कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप? सेलुलर लेवल से स्टार्ट करते हैं, टिश्यू लेवल, उसके बाद आप आगे जाते हैं इसके ऑर्गन सिस्टम लेवल पर चले जाते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ लाइफ की हो रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी। इनको अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए हर सूरत में। तो लिहाजा इसके लिए बच्चों हमें मालूम हो कि मैकेनिज़्म क्या होता है। रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पिछले यूनिट्स में। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिकॉल करना है, कुछ चीज़ों को लिंक करना है किसके साथ, करंट टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए कि रेस्पिरेशन जो है इसमें आपको मालूम हो कि इज़ द मोस्ट रेस्पिरेशन जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। ये क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कह सकते हैं। तो अब आप देखो कि रेस्पिरेशन को आप 2 मेजर लेवल्स पे स्टडी करते हो। रेस्पिरेशन को आप 2 लेवल्स पे आप इसको स्टडी करते हो। 2 लेवल्स कौन कौन से हैं इसमें? ये आपको मालूम हो कि पहला इसमें आ जाता है सेलुलर लेवल और दूसरा इसमें ऑर्गेनिज्मिक लेवल। तो 2 लेवल्स पे हम किसको, रेस्पिरेशन को स्टडी करते हैं, सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनिक। सेलुलर लेवल को हम पिछले यूनिट पे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप विद रेफरेंस टू सेलुलर रेस्पिरेशन स्टडी करते हो। जैसे कि आपने एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस किया था, जिसकी समरी हमने क्या बताई थी, C6H12O6 हमारे पास क्या है, ग्लूकोज प्लस O2 क्या बनता है इसके रिजल्ट के तौर पर, ये स्प्लिट होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस क्या होता है इसके साथ एनर्जी होती है। तो लिहाजा ये क्या आपके पास समरी आ जाती है किस चीज़ की, सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या करते हैं जो ऑर्गेनिक फूड होती है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उसके रिजल्ट के तौर पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ये कंटिन्यू रखते हैं। तो अब इसमें गौर कीजिएगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन में इन लोगों ने क्या है कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करना है और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है इसको इन्होंने लिबरेट करना है। प्लांट्स में तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को वो भी क्या करते हैं, वो लिबरेट करते हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स में प्रोड्यूस भी होती है, कंज्यूम भी होती है, लेकिन एक्सेस ऑक्सीजन को ये लिबरेट भी करते हैं। जब एनिमल्स की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें हर सूरत में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं हम? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं। और फिर इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है कि एक होम्योस्टेटिक लेवल से एक्सेस अमाउंट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की होगी इसका बॉडी से रिमूव होना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो गैसेस एक्सचेंज के लिए यानी ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए जो दूसरा लेवल आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनिज्मिक लेवल रेस्पिरेशन कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं,
ऑर्गेनिज्मिक लेवल किस चीज़ का, रेस्पिरेशन कहा जाता है। ऑर्गेनिज्मिक लेवल को हम और भी बहुत से नाम देते हैं, इसको और नाम क्या देंगे, इसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम भी दे सकते हो। क्यों कह रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसलिए कि इसका लिंक किसके साथ चला जाता है, इन्वायरमेंट के साथ चला जाता है। यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से मुराद इसने एटमॉस्फेयर से क्या लेनी है, ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेयर को क्या देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह से फिर इसको बच्चों और नाम देते हैं, क्या चीज़, इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। वेंटिलेशन का मतलब यही होता है कि जब आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसके लिए बाकायदा क्या होता है, स्टीपर कंसंट्रेशन डिफरेंस होना, ग्रेडियंट बनना ज़रूरी होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा तो तभी क्या होगा, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, उसके बगैर ये ना तो डिफ्यूजन पॉसिबल है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। तो इसको हम दूसरा नाम क्या देते थे, एक को वेंटिलेशन का नाम भी देते हैं। इसी तरह से आप इसको इन जनरल जो हमने टाइटल दिया है क्या, इसको आप गैशियस एक्सचेंज का नाम भी दे सकते हैं। किसको, ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटकम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसी तरह से एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको ब्रीदिंग भी कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, इनटेक ऑफ एयर विद ऑक्सीजन एंड आउटकम विद एयर विद कार्बन डाइऑक्साइड इज टेक्निकली कॉल्ड व्हाट, ब्रीदिंग कहलाता है। तो इस तरह ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल, इसको और क्या नाम दिया जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और क्या नाम दिया जा रहा है, वेंटिलेशन, और क्या नाम दिया जा रहा है इसको, गैशियस एक्सचेंज, और फिर लास्ट उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्रीदिंग का नाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये, इसमें से भी आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं कि ये गैशियस एक्सचेंज ये बेसिकली है क्या। तो बहरहाल अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन तो रिक्वायर्ड है, किसके लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, जिससे तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ चलेगी, लेकिन उसके लिए फिर हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी रिक्वायर्ड होता है, जिसको हमने यहाँ पर अब आगे चलकर डिस्कस करना है। स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले देखें कि हमने इसको स्टडी तो करना है विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग, तो हमने इसको देखना ही देखना है, लेकिन साथ साथ हमने जो इसके सिस्टमेटिकली जो टॉपिक्स आएंगे, इसमें हमने बिल्कुल जो ह्यूमन बीइंग में पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें आपने क्या देखना है कि ट्रैक पूरा हम लेकर चलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर उसके बाद लंग्स को हमने साथ साथ डिस्कस करना है, और उसके बाद आगे चलकर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखेंगे, और कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी आएंगे जो कि UHS सिलेबस के मुताबिक चीज़ें हैं, उनको सबसे पहले हमें फोकस करना होगा। तो जब भी हम गैसियस एक्सचेंज को स्टडी करते हैं तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो हमारे पास सबसे पहले आती है स्टूडेंट, वो क्या है, वो है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस स्टूडेंट्स क्या होती है, इसके बारे में आपने वैसे जनरली पढ़ा होगा, जो आप ये जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। द सरफेस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। हर वो सरफेस जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन बींग्स में आप अभी लंग्स को डिटेल से पढ़ोगे, एयर पैसेज वे को डिटेल से पढ़ोगे, तो उसमें आपको मालूम है एल्वियोलाई, सिंगुलर क्या होता है, एल्वियोलस। एल्वियोलस क्या प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है, किस में, ह्यूमन बींग्स में, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी तरह गिल्स का रेफरेंस देते हो किस में, इन पाइसिस स्पीशीज़ में। फिर इसी तरह से आप और दूसरे एनिमल्स को अगर लो, हाइड्रा वगैरह को देख लो, तो उसमें क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, वो वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, वो उसकी क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएगी। अमीबा की एग्जांपल ले लो, एक्वेटिक है, पूरी जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस कहेंगे। तो आपको पता चला कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सरफेस, द सरफेस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो अब हमने देखना है बच्चों के इस रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़, ताकि हमें क्लियर हो कि आगे चलकर जब हम इसको डिस्कस करें तो हमारे लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट हो। सबसे पहली बात यह है कि ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये क्या होनी चाहिए, परमिएबल।
परमिएबल फॉर व्हाट, डेफिनेटली परमिएबल फॉर गैसेस के लिए क्या हो, ये परमिएबल होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेनली ये क्या हो, परमिएबल होना ज़रूरी है। अगर रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल नहीं हो तो सारा मकसद फेल हो जाता है, आगे हमने क्या पढ़ना, हमें मालूम ही नहीं कुछ। सो इट शुड बी परमिएबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी तरह बच्चों देखो कि इसका लार्ज सरफेस एरिया होना ज़रूरी है, लार्ज सरफेस एरिया होना ज़रूरी है, यानी जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने बताया आपको, ये अमीबा है, ये अमीबा है, ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, ये इसकी रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो इसके सेल के वॉल्यूम के हिसाब से जाएं और सरफेस एरिया देखें तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ज़्यादा होगा। इसी तरह हम आगे चलकर जब हम इसकी एग्जांपल कोट करेंगे, हमने अपनी एग्जांपल देनी है ह्यूमन बीइंग की लंग्स में आप क्या पढ़ते हो, एल्वियोलाई, बिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर देयर, वो हमने उसका डाटा भी देना है, इंफॉर्मेशन देनी है कि 700 बिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स, बोथ लंग्स, दोनों लंग्स की हम एग्जांपल देते हैं। और उन एल्वियोलाई को, यानी ये मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, एक एल्वियोलस है, ये सारी की सारी इसकी क्या है, व्हाट इट इज़, ये इसकी सरफेस होती है। इस सरफेस को क्या कहते हैं, ये सरफेस बेसिकली क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बाहर क्या यहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस आ गई। अब हम 700 बिलियन एल्वियोलाई को वॉल टू वॉल ओपन कर दें, वॉल टू वॉल ओपन से मुराद इस तरह से इसको आप ओपन करते चले जाएं, ये एल्वियोलस को इस तरह से ओपन करते जाएं, 70 to 90 क्या होता है, मीटर स्क्वायर एरिया आपको मिल जाता है। ये 70 to 90 मीटर स्क्वायर एरिया जो है बिल्कुल आपको मिलेगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू लॉन टेनिस कोर्ट के बराबर ये आपको एरिया मिल जाता है। तो आप अंदाज़ा होगा कि सरफेस एरिया कितना बड़ा है ह्यूमन लंग्स में फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लार्ज सरफेस एरिया होना भी ज़रूरी है। एपिथेलियम का होना ज़रूरी है, थिन एपिथेलियम का होना ज़रूरी है। थिन एपिथेलियम का मतलब यही है कि यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है ख़ास तौर पे किसके लिए, अक्रॉस विच डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर, वो ख़ास तौर पर डिस्टेंस जो है वो कम से कम होना ज़रूरी होता है। यानी दो एरियाज़ हैं आपके पास, अभी जो हमने डायग्राम बनाई थी, ये मिसाल रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, इसका ये हमने एल्वियोलस की एग्जांपल दी, ये 1 सेल थिक है, नीचे क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी की वॉल पे क्या है, 1 सेल थिक है, तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, थिन एपिथेलियम का मतलब ये थिन एपिथेलियम सेल क्या है, लॉन्गर देन ब्रॉड है, एक तो ये थिन एपिथेलियम, और इसी तरह से ये डिस्टेंस जो है क्या है, अक्रॉस विच डिफ्यूजन हैज़ टू टेक्स प्लेस, ये क्या है, ये बहुत ही कम है, यानी कम से मुराद क्या है, ओनली 2 सेल थिक, ये जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो लेयर आपको मिल रही है, ये 2 सेल्स थिक आपको ये नज़र आती है, और 1 मिलीमीटर और लेस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, यानी 2 एरियाज़ के दरमियान जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है 1 मिलीमीटर या उससे लेस डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थिक लेयर होगी, ये जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, जहाँ पे हमने कहा 2 सेल्स थिक है, ये अगर मैनी लेयर्स अगर यहाँ बन जाती हैं तो मैनी लेयर्स बनेगी तो डिफ्यूजन भी वेरी डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल से यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और उसको टाइम भी लगेगा, क्योंकि डिफ्यूजन आपको मालूम है कि इतना रैपिड प्रोसेस नहीं होता, वो डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से उसकी क्या बनती है, ये डिफ्यूजन रेट बनता है। तो लिहाजा थिन एपिथेलियम का होना ज़रूरी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ताकि डिस्टेंस जो हो अक्रॉस विच डिफ्यूजन हैज़ टू टेक प्लेस, ये शुड बी वेरी लिटिल। तो ये 2 सेल थिक, और ये भी आपको डाटा मालूम होना चाहिए। इसी तरह फिर हम बात करते हैं किस चीज़ की, वेंटिलेशन के बारे में हमने पहले भी बताया कि वेंटिलेशन क्या होता है,
कि ये बेसिकली किसको मेंटेन करने के लिए, स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, किसके लिए, स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। क्या चीज़ है, वेंटिलेशन की बात करते हैं। ये बेसिकली कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किस में बनाता है, किस में, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस के दरमियान। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा किस में, गैसेस की कंसंट्रेशन में, तो लिहाजा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसमें डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। ग्रेटर द कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ गैसेस ग्रेटर विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ज़्यादा होगा। तो वेंटिलेशन में हम क्या देखते हैं कि हम क्या चीज़ की थी, मेंटेनेंस किसकी होती है, एक स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट की क्या होती है, यहाँ पे मेंटेनेंस होती है। फिर उसके इस डिफरेंस की वजह से किस में, गैसेस की कंसंट्रेशन में एट 2 पॉइंट डिफ्यूजन जो होगा फिर क्या होगा, उसका रेट बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन का रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है बेटा कि कैपिलरी नेटवर्क के बारे में बताना है। कैपिलरी नेटवर्क, जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी आपको मालूम हो, डिपेंड करता है हम किसकी बात, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट होती है गैसेस किसके थ्रू होती है, डेफिनेटली ब्लड के थ्रू होती है। तो लिहाजा क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जाएगा। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आपको मिलेगा। यानी इसमें ब्लड जो फ्लो करेगा, आप बताएंगे हर वक्त इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा होगा एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से। और फिर जो ब्लड का फ्लो होगा एक ख़ास इसका क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो भी इसका एक स्पेसिफिक होता है। क्योंकि आप देखें हमारे ब्लड बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं, आर्टरीज के साथ कैपिलरीज भी हैं, कैपिलरीज के साथ फिर क्या है, वेन्स भी हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि आर्टरीज में वॉल्स थिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं, वेन्स में क्या होती हैं, वॉल्स जो होती हैं लेस थिक होती हैं, लेस मस्कुलर होती हैं, लेकिन इनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता। यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल गैसेस के साथ साथ और मटेरियल भी एक्सचेंज नहीं होता। फिर जब हम कैपिलरीज के बात बताते हैं तो कैपिलरीज क्या होती है, वन सेल थिक होती है। और फिर इनमें क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा किसका होता है, कैपिलरीज का होता है। तो लिहाजा जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड भी उतना स्लो होगा। जब रेट ऑफ फ्लो ब्लड फ्लो स्लो होगा तो लिहाजा ये कैपिलरी नेटवर्क भी ज़्यादा, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी ज़्यादा है। तो इसलिए इसकी वजह से फिर क्या होगा, अगेन फिर वही बात होगी, ये स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट बनेगा। जब स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट बनेगा तो इसलिए किस में हेल्प करेगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जैसे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन की एग्जांपल आप ले लें, वो किस में मदद करेगा, ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करेगा। तो लिहाजा कैपिलरीज का नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क का ज़्यादा होना ये भी करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस में ही आ जाता है। तो इसमें हमने क्या बताया बच्चों कि कैपिलरीज नेटवर्क के लिए एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का होना ज़्यादा होता है, स्टेडी फ्लो ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड होता है। वो मैंने आपको बताया कैपिलरीज में ब्लड का रेट ऑफ फ्लो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड तक रह जाता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट में इसको आपने डिस्कस भी करना है। फिर साथ साथ इसकी वजह से क्या बनता है, स्टीपर डिफ्यूजन ग्रेडियंट बनता है, वो मेंटेन होगा, वो हेल्प करेगा ख़ास तौर पर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन के लिए स्पेशली। तो लिहाजा ये आपके सामने क्या आ गई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट, रेस्पिरेटरी सरफेस। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब इसके बाद हमने आगे चलना है और एयर पैसेज वे की तरफ आएंगे। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के हवाले से उसको हमने सिस्टमेटिकली डिस्कस करना है और फिर उसमें हमने देखना है कहाँ से एमसीक्यूज़ बिल्टअप हो सकते हैं और किस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो एयर पैसेज वे को हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करना है।